हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से। जैसा कि इस कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स में अपूर्ण प्रतियोगिता टॉपिक पर आपको बताने जा रही हूँ। आपको अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, चूँकि मैंने आपको पिछले आपका जो सिलेबस है वो पूर्ण प्रतियोगिता तक लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये तीनों बाजार की स्थितियां हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मैंने आपको बताया था कि क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु जो होती है वो एक समान होती है, कलर में, आकार में, क्वालिटी में, गुण में, सब में एक समान होती है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में तो होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की कंपैरिजन में कम होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में सबसे पहली जो विशेषता है अपूर्ण प्रतियोगिता की, वो है वस्तु विभेद। अपूर्ण प्रतियोगिता का जो फर्म या जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है, उसकी जो वस्तु होती है उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, लेकिन उसे अपनी वस्तु की कीमत निश्चित करने का पूर्ण एकाधिकार है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं मार्केट में, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमें देखने को मिलता है, जैसे मार्केट में बहुत सारे साबुन हैं, लक्स है, लाइबॉय है, और आपका क्या कहते हैं, शैम्पू है, बहुत सारे शैम्पू हैं, क्लिनिक प्लस है, चिक है और डव है। तो ये सारे देखने में तो क्या कहते हैं, इनके नाम अलग हैं, मतलब क्वालिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनके ट्रेड अलग हैं, ट्रेड मार्क अलग हैं और इनके नाम अलग हैं। तो इसीलिए जो उत्पादक होता है उसका अपनी वस्तु पर अधिकार होता है। इसीलिए इसकी जो विशेषता है वो है वस्तु विभेद। अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है, क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है, फर्में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं और फल उद्योग से बाहर भी हो सकती हैं। प्रोफेसर चैम्बरलिन जो हैं, इन्होंने इस फर्मों, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी फर्मों को मिलाकर एक उद्योग बोला जाता है, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में बताया था, लेकिन चैम्बरलिन कहते हैं कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है वहां हम फर्मों का समूह तो कह सकते हैं, लेकिन उसे उद्योग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो वस्तु होती है वो वस्तु विभेद उसमें पाया जाता है, इसलिए हम उसे समूह कहते हैं। तो यहाँ जब कोई भी उत्पादक अल्पकाल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में अगर एक फर्म का जो उत्पादन कर रही वस्तु की मात्रा का, तो उसे उस समय क्या मिल रहा है, उसे हानि मिल रही है, लाभ मिल रहा है, ऐसा या सामान्य लाभ मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि अल्पकाल में उसे हानि भी मिल सकती है, उसे सामान्य लाभ भी मिल सकता है, या फिर उसे असामान्य लाभ भी मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्पकाल में जब हम एक स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को करते हैं, तो जो पैमाने की जो बचतें होती हैं वो धीरे धीरे एफिशिएंसी यानी पर्याप्त होती जाती हैं और लागत जो है वो कम होती जाती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, एक बिंदु ऐसा आता है कि जहां पर हमारी जो लागत है यानी आंतरिक बचतें हैं वो पूर्ण हो चुकी होती हैं, और अगर उत्पादक उससे ज्यादा भी उत्पादन करता है तो उसे हानि शुरू होने लगती है, यानी उसकी लागतें ज्यादा आती हैं और हो सकता है कि उसे हानि भी उठानी पड़ सके। तो हम देखेंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का अल्पकाल में संतुलन कहाँ पर होता है, उसे किस तरह से हानि या लाभ या सामान्य लाभ मिल सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्म का संतुलन अल्पकाल में कैसे होता है। मैंने ये है आपके
आप यहाँ चित्र देखिए, ये है आपका चित्र। ओ वाई अक्ष पर आपकी लागतें हैं और ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा है। जैसा मैंने बताया था कि अपूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर दोनों बाईं से दाईं नीचे गिरती हुई रेखाएं होती हैं, क्योंकि लागतें क्या होती, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लागतें कम होती जाती हैं। इसीलिए इसका जो वक्र है एम आर और ए आर का, वो कैसा होता है, गिरता हुआ होता है। और जबकि मैंने बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर दोनों कैसी होती हैं, एक पड़ी हुई रेखा होती है एक्स अक्ष के पैरेलल, एक्स अक्ष के समानांतर। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर दोनों गिरती हुई होती हैं। चूंकि यहाँ पर मैंने दिखाया है एम आर, आपकी ये वाली जो रेखा है जो एम आर है और ये वाली रेखा ए आर है। एम आर का मतलब मार्जिनल रिवेन्यू और ए आर का मतलब एवरेज रिवेन्यू। एसएमसी का मतलब शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट यानी अल्पकालीन सीमांत लागत, और एसएससी का मतलब शॉर्ट एवरेज कॉस्ट यानी अल्पकालीन औसत लागत। अब हम देखेंगे कि ये मैंने आपको बताया था कि जहां पर एमआर और एमसी एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु पर एक फर्म का उत्पादन निश्चित होता है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ ई बिंदु यानी ये एमसी रेखा एमआर को ई पॉइंट पर कट कर रही है। इसलिए एक फर्म की जो उत्पादन निश्चित होगा वो कितना होगा, ओ एम के बराबर। ओके, अगर हम देखें कि एसी रेखा ए आर को किस पॉइंट पर है, यानी एसी रेखा हमारी ए आर रेखा ये है हमारी, और चूंकि ए आर रेखा से ही वस्तु की कीमत निश्चित की जाती है, तो यहाँ पर ए आर रेखा ये है, हम सीधे यहाँ पर है तो देखेंगे कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है, पी एम के बराबर। एसी रेखा, ये आपकी जो एसी रेखा है वो ए आर रेखा से नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीई, ये जो पीई के बराबर आपकी प्रति यूनिट लाभ है। एक फर्म को, एक उत्पादक को पीई के बराबर क्या मिल रहा है, असामान्य लाभ मिल रहा है। तो एक फर्म का टोटल लाभ कितना हो गया, एपीईवी या पीईवीए, ये जो है उसका असामान्य लाभ हुआ। कैसा हुआ, ये असामान्य लाभ है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि एसी रेखा ए आर रेखा से नीचे है और कीमत कितनी है, यानी कीमत ज्यादा, उसकी आय ज्यादा हो रही है और उसकी लागत कम है। तो बच्चों आप जानते ही हो कि जब आय ज्यादा होती है और लागत, प्रति वस्तु की लागत कम है और प्रति वस्तु की आय ज्यादा है, तो किसी भी उत्पादक को या किसी भी प्रोड्यूसर को क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक वस्तु बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, पीई के बराबर। और जब वो ओएम वस्तु का सेल कर रहा है ओएम वस्तु को, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, एपीईवी के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अल्पकाल में एक फर्म को सामान्य लाभ कैसे मिलता है या कम मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फर्म को सामान्य लाभ कब मिलेगा, यानी एमआर रेखा, यहाँ भी हम देखेंगे कि एमआर रेखा, एमसी रेखा एमआर को इस ई पॉइंट पर कट कर रही है, तो ओ एम के बराबर किसी भी फर्म का या किसी भी प्रोड्यूसर का या किसी भी उत्पादक का क्या निश्चित होगा, वस्तु की मात्रा, यानी वो ओ एम वस्तु की मात्रा का प्रोडक्ट करेगा। ओके, अब चूंकि एसी रेखा ए आर रेखा से टच है, इसका मतलब क्या है कि प्रति यूनिट लागत जितनी आ रही है उतनी ही उसे क्या मिल रहा है, उतनी ही वस्तु की कीमत है। तो जितनी वस्तु की कीमत है उतनी ही लागत है, तो क्या होगा, उसे केवल सामान्य लाभ मिलेगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, ना ही हानि है और ना ही उसे लाभ है, तो हम क्या कहेंगे, उसे सामान्य लाभ मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसी स्थिति को देखेंगे हानि की स्थिति में। ये है
सकते हैं। ओके, तो ये हमारी SAC रेखा है, SAC वक्र है। तो किसी वस्तु की कीमत AR तो ये है, तो किसी वस्तु की कीमत कितनी निश्चित हो रही है, PM के बराबर, लेकिन लागत कितनी आ रही है उसे, यहाँ हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं इसे C, ठीक है। अब यहाँ पर प्रति यूनिट उसे क्या हो रही है, हानि, यानी CP के बराबर एक वस्तु को बेचने पर उसे CP के बराबर उसे क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हम नाम दे देते हैं किसी कोई भी T, ओके। तो उसे कितनी हानि हो रही है, उसे हानि हो रही है TCPA के बराबर। अब मैंने आपको तीनों ही स्थितियां क्लियर कर दी हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तीनों स्थितियां एक अल्पकाल में, शॉर्ट टर्म पीरियड में, एक इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, उसमें एक फर्म का उत्पादन स्तर क्या होता है, कीमत क्या होती है, और उतनी कीमत पर उसे लाभ मिलता है, हानि मिलती है, या उसे असामान्य लाभ मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट।